नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री को गाली दी गई, इस बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है और बतंगड़ इस तरह से बनाया जा रहा है कि नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि एसआईआर का जो मसला है वो दब जाए और प्रधानमंत्री को गाली दी गई, ये नैरेटिव बन जाए। तो आपको बताया भी था कि कल जो है भाजपा के मंत्री कांग्रेस के दफ्तर गए और वहाँ मारपीट हुई कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच। बिहार के दूसरे शहरों से भी ये खबरें आ रही हैं। आपस में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। अखबारों में ये भी छापा जा रहा है कि जिस मंच से गाली दी गई, दैनिक भास्कर को मैं देख रहा हूँ। दैनिक भास्कर को हमेशा मैं मानता रहा कि वो सही रिपोर्टिंग करता है, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि दैनिक भास्कर जैसा अखबार लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी को जिस मंच से गाली दी गई, उस मंच पर तेजस्वी और राहुल गांधी मौजूद थे, जो कि झूठ है। पहले भी ये खबर हम बता चुके हैं और पूरी मीडिया में खबर है, जो सही मीडिया है, गठन मीडिया नहीं है, कि ये जो गाली देने का जो प्रसंग है वो दरभंगा जब उनकी यात्रा थी, वहाँ स्वागत मंच पर एक नेता ने स्वागत मंच लगाया था और उस मंच से उस लड़के ने गाली गलौज की। उसे हालांकि अरेस्ट कर दिया गया है और जिसने मंच लगाया था नौशाद ने, उसने क्षमा याचना भी की। लेकिन उस बात को लेकर के बीजेपी के सारे नेता, एक्स नेता, प्रेजेंट नेता, प्रधानमंत्री तो नहीं है लेकिन बाकी गृह मंत्री, बाकी मंत्री, ये संतरी, वो सब, पूरा आईटी सेल, पूरे भक्तजन लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई वो अच्छी बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो गाली का सिलसिला शुरू किया है, ये जो गाली देने का रिवाज है, वो तो प्रधानमंत्री ने खुद शुरू किया है। आप दूसरे की माँ को गलियाओगे और किसी ने आपकी माँ के बारे में बोल दिया तो आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। माँ को गाली देना, गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन सोचिए, राहुल गांधी की माँ को जब आप बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, राहुल गांधी को बोलते हैं हाइब्रिड बछड़ा, तो क्या राहुल गांधी को माँ की गाली नहीं लगती? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को गाली दी, प्रधानमंत्री को गाली दी, ये नैरेटिव बन नहीं पा रहा है। गटर मीडिया झूठ बोल करके भी नहीं बना पा रहा है, क्योंकि जमीन पर स्थिति ये है कि ये भाजपा की पोल पट्टी खुल गई है कि भाजपा झूठी नैरेटिव करती है। वो मीडिया के सहारे झूठ फैलाती है, सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया। उसका काम है मीडिया को कि वो जो है एक नैरेटिव गढ़े जो बीजेपी के पक्ष में हो। आपने देखा भी था कि परसों जो है एक सर्वे आया, सर्वे में बताया गया कि प्रधानमंत्री कौन हो सकता है नरेंद्र मोदी के बाद। खामखा के सर्वे। अरे प्रधानमंत्री कौन होगा नरेंद्र मोदी के बाद, ये कौन पूछ रहा है? और उसमें अमित शाह जी, आदित्यनाथ जी का नाम आया। राहुल गांधी को कहा 25% है, सबसे पीछे है। लेकिन बिहार में स्थिति है कि राहुल गांधी सबसे आगे चल रहे हैं। वो तमाम नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है, जिस तरह का जन समर्थन है। और अब तो अखिलेश यादव भी मंच पे थे, हालांकि आज यात्रा संपन्न हुई। अब कल तो आराम है, परसों पटना में प्रदर्शन होगा, राहुल गांधी और तमाम नेता यहाँ जमा होंगे। लेकिन जिस तरीके से बिहार में जन समर्थन मिल रहा है, हर तरफ लोग हैं और जो जन सैलाब है, जन समर्थन है, एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाऊंगा। उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। नरेंद्र मोदी अब चमत्कारिक व्यक्ति नहीं रहे। नीतीश कुमार का जो भी जलवा जो था वो जाता रहा। और देखिए, जो अखिलेश यादव ने कहा, बड़ा महत्वपूर्ण कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की साजिश सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम काटना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद राशन कार्ड से भी नाम काटना है, फिर जाति प्रमाण पत्र को खारिज करना है, फिर आरक्षण मारना है, फिर खेत, घर, मकान, जमीन से नाम काटना है। खेत, घर, जमीन से नाम कटने का सिलसिला बिहार में शुरू हो गया, ये भी जान लीजिए। अभी परिमार्जन का चल रहा है सप्ताह, परिमार्जन करवाइए। और जिनकी जमीन बकास जमीन, रैयत
रैयतीकरण जिन्होंने नहीं करवाया उनका भी नाम नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है, डराया जा रहा है कि ये जमीन सरकार की है, आपकी जमीन का ना आपकी जमीन का जो खाता खसरा है वो नहीं चढ़ेगा। तो यहाँ वो शुरू हो गया है। हेमंत भाई, क्या लग रहा है, ये माँ को गाली, पीएम की माँ को गाली, एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। दूसरी तरफ नैरेटिव है मताधिकार छीना जाना, बिहार में सत्ता परिवर्तन। क्या लग रहा है, कौन भारी है? देखिए, भाजपा की हालत ऐसी है कि उसको, उसके विधायकों को, मंत्रियों को गांव से खदेड़ा जा रहा है। इस महीने 3 मंत्रियों और 1 विधायक को खदेड़ा गया है। कल मधुबनी के बिस्फी से जो विधायक हैं बीजेपी के, हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनको, उनका नाम मैंने रखा हुआ है वाचाल। वो बीजेपी के सबसे वाचाल लोगों में एक हैं वो, और उनको दिन भर वो सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो उनको जनता ने, वो मंच सजा करके गए थे लोगों को उपदेश देने के लिए, तो जनता ने उनको मंच से पर ही घेर करके पहले पूरी उनकी मजम्मत की, और उसके बाद जब वो मंच से नीचे उतरे तो कुछ देर तक मुंह लड़ाने की कोशिश किया। उसके बाद जनता ने खदेड़ना शुरू किया, तो 1 किलोमीटर तक वो पैदल गए। उसके पहले श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, उनको नालंदा में वहाँ दोहराया गया, और उसके पहले अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, उनको दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में लोगों ने हूट किया बहुत जबरदस्त, और इतने गुस्से में थे कि वो गए थे पार्टी के कार्यक्रम में, जेडीयू का कार्यक्रम था हुआ, और वहाँ डीएसपी को मंच से हिदायत दे रहे थे कि इन लोगों का चेहरा पहचानिए, सब पर मुकदमा कीजिए, और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा कीजिए। वो जेडीयू का कार्यकर्ता समागम था, उसमें सरकारी कार्यक्रम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा करने की बात कर रहे थे। तो इनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी के अंदर जो विपक्ष की एकजुटता ने जो भय पैदा किया है, और वोट चोर गद्दी छोर का जो नारा है, वो एक तरह से जनता के बीच में कैसे वो नीचे तक अपनी पहुंच बना चुका है, इसने एक तरह से इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश की है। और जो वोटर अधिकार यात्रा जो निकली, और उसका आज हम लोगों ने क्लाइमेक्स देखा, उस अधिकार यात्रा के का एक वो समापन से पहले का पड़ाव आज आरा में था। समापन उसका पटना में होना है 1 तारीख को। उसमें अखिलेश यादव की जो एंट्री हुई, और अखिलेश यादव छा गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को, बिहार ही बीजेपी को बाहर करेगा। उन्होंने कहा कि अब यहाँ से पलायन नहीं होगा, बल्कि बीजेपी का पलायन होगा, बीजेपी पलायन करेगी, और बीजेपी की सफाया बिहार ही करेगा। तो वो काफी ये पिन पॉइंटेड और टारगेटेड भाषण था उनका, और वो उत्साह भरने वाला था। उन्होंने कहा कि चुनाव में मैं तेजस्वी जी की मदद में आ रहा हूं। तो ये जो विपक्ष की एकजुटता है, वो अपने आप में ये पूरी यात्रा के दौरान वो पूरी तरह से फाइन ट्यून हो गई है। और राजनीति में कभी कभी जो होता है, जब आपकी एकजुटता फाइन ट्यून हो, तो वो सामने वाले के लिए बहुत चुनौती बढ़ा देता है। बीजेपी अभी तक बहुत ही विभाजित और बिखरे हुए विपक्ष का मुकाबला कर रही थी, और इसलिए बहुत कंफर्ट जोन में थी। वो पहली बार उसको बिल्कुल एकजुट और बहुत ही एग्रेसिव विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है, जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जब बार बार कहते हैं कि बीजेपी के कुछ एमपीज का हमारे पास फोन आता है और कहते हैं कि आप चोर करना बंद कर दिए, चोर मत कहिए, तो मैं कहता हूँ नहीं, चोर तो मैं कहूँगा। और देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि वो चौकीदार चोर है वाला फंडा जो है वो फेल हो गया था, इस बार फिर वो चोर का लेकर के आए हैं, तो उसमें और आज में अंतर है। जो लोग उस समय जैसे ही ये चला तो मैं भी चौकीदार का चलने लगा उनके सपोर्ट में। आज तो कह सकता है कि मैं भी वोट चोर, कोई भाजपाई सामने है कि मैं भी वोट चोर। तो ये जो है
मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए काफी महंगा साबित होने जा रहा है। लेकिन चुनौती ये है कि बीजेपी जैसी पार्टी जो इतना माया है उसके पास, इतना मायावी वो पार्टी है, इतना रूप धरती है। अब जैसे कि इन लोगों ने शुरू कर दिया माँ के सम्मान में भाजपा मैदान में, अब किसके माँ का सम्मान ये कर रहे हैं? गांधी मैदान में बाकायदा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, रविशंकर प्रसाद वहां धरना पर बैठे हुए थे। और कल हाँ। सदाकत आश्रम में जो भीड़, जिन भाजपाइयों ने हमला किया, उनकी अगुवाई करने वाले अरुण सिन्हा भी वहां नजर आए थे। बाकी नितिन नवीन को तो मैंने नहीं देखा, ये फोटो में नजर आ रहे थे। नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, संजय सरावगी दरभंगा वाले, ये सब लोग कल अगुवाई कर रहे थे उस हमले की। तो ये है कि सदाकत आश्रम में हमले के बावजूद, मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान में कांग्रेस के दफ्तर पर हमले के बावजूद, यह जो कांग्रेस है, चाहे यह जो विपक्ष है, वो बिल्कुल डरा सहमा नहीं है, बिल्कुल आक्रामक है। उसकी आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई है। और ये गाली का जो जितना प्रचार ये कर रहे हैं, तो ये तो चीज साफ सामने आ गई कि भाई वो जो जिस व्यक्ति ने गाली दी और जहां गाली दी, उसका राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी सुपौल से निकल करके और मुजफ्फरपुर के जारंग तक जो आए, यानी सुपौल के बाद जितनी यात्रा उन्होंने तय की, और जारंग मुजफ्फरपुर में पड़ता है, उस यात्रा के दौरान किसी भी स्थान पर उनकी कोई सभा नहीं थी, कोई सभा नहीं हुई है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, है। बल्कि उस दिन तो हेमंत जी वो आतंकवादी घुस आए थे, इसलिए उनकी हाँ, यात्रा को मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि जब राहुल गांधी को सचेत किया जा रहा था, उनकी सुरक्षा को लेकर इतनी चिंता जताई जा रही थी, और ये हुआ कि आतंकवादी आ गए, 3 आतंकवादी घुस गए, तो जिनको आतंकवादियों का पता चल गया था, उनको ऐसे किसी तत्व की जानकारी नहीं मिली जो इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट करने वाला है। तो राहुल गांधी के लिए वो मंच था, वो बिल्कुल एक साधारण, जो पूरे यात्रा मार्ग में अलग अलग समर्थक, अलग अलग पार्टियों के लोगों ने जो मंच बना रखा था स्वागत के लिए, कि वहां से खड़े होकर के माइक लगा करके लोग नारेबाजी कर रहे थे, फूल बरसाने के लिए, माला पहनाने के लिए, ये इस तरह का मंच था। उस मंच से कोई लेना देना नहीं था। उस मंच पर वो कोई, तो इस पूरे, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। इस तथ्य को जानने की जरूरत है कि पूरे सुपौल से लेकर के मुजफ्फरपुर के जारंग तक कोई सभा नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, राहुल गांधी से किसी का इंटरेक्शन नहीं हुआ। अब रास्ते में खड़े होकर के किसी मंच से या रास्ते में खड़े होकर कोई गाली अगर दे रहा है, तो उसके लिए क्या राहुल गांधी जवाब दे हैं? इसके बावजूद लोगों ने बहुत संजीदगी दिखाई कि आखिरकार है कौन, क्या है, कहां से आया है। बाद में पता चल रहा था कि वो भाजपा से ही जुड़ा हुआ आदमी है, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और जिस समय वो गाली की आवाज सुनाई दे रही थी, उस समय लोग उसको विरोध भी कर रहे थे, रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, उसको कह रहे थे ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा, बंद। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, लेकिन क्या हुआ, तो आखिरकार बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, इसको इशू जो बना रही है, और उसमें अमित शाह तक ये बोल रहे हैं। अमित शाह तो ऐसे बखान कर रहे थे जैसे कि वो कल प्रदीप जी ही कह रहे थे, प्रदीप श्रीवास्तव, कि अमित शाह का बखान सुन करके ये लगा जैसे कि शोले फिल्म में वो अमिताभ बच्चन जो है वो मौसी को, हाँ, जय और बीरू, वो जय जो है बीरू के बारे में मौसी को जो बखान कर रहा है, हाँ बहुत अच्छा ये लड़का है, कभी कभी वो दारू पी लेता है, कभी कभी कोठे पर भी चला जाता है। तो उसी तरफ अमित शाह जी सुना रहे थे कि मोदी जी को क्या क्या गाली दी गई, वो गाली देकर सुना रहे थे कि ये गाली दी गई, वो गाली दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने क्या अभी तक किसी को गाली दी है? मोदी जी तो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने अपने मुंह से गाली दी राहुल की मां को, राहुल गांधी को, और बहुत सारे लोगों को। तो ये क्या मोदी जी ने कभी माफी मांगी? दानिश अली को गाली देने वाला रमेश बिधोरी ने माफी मांगा, संसद के भीतर में उसने गाली दी थी। गाली देने का इतिहास तो इन्हीं से शुरू हुआ है। कर्पूरी जी को गाली देने का काम इन लोगों ने किया था, कर्पूरी जी की सरकार इन लोगों ने गिराई थी।
आरक्षण लागू करने पर कर्पूरी जी के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? और जो कल हमने लिखा भी कल था कि जो सदाकत आश्रम पर हमला हुआ और जो जिस तरह का तांडव दिखाई दिया, तो हमने कहा था कि ये तो कर्पूरी जी के जमाने की याद आने लगी कि जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया और उसके बाद पटना में तोड़फोड़, आगजनी, सरकारी बसों को जलाया गया और रोड पर लोग उतर उतर करके गाली देने लगे, और वो गाली सब रिकॉर्ड पर है सब कि क्या क्या गाली दी गई कर्पूरी जी को और किन लोगों ने गाली दी, किन लोगों ने जुलूस की अगुवाई की। सारे के सारे लोग संघी लोग थे उसमें, सारे के सारे उस समय जनसंघ और आरएसएस के लोग थे उसमें। तो ये किस मुंह से गाली देने के लिए ये कर रहे थे? गाली देना किसी सभ्य समाज में उसको स्वीकार नहीं किया सकता है, लेकिन इस फर्जी नैरेटिव को गढ़ा जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बेईमानी मीडिया कर रहा है। आप बताइए कि दरभंगा के उस जगह पर कोई भी ऑन स्पॉट रिपोर्ट हुई है? उस आदमी के घर पर जाकर के कौन सा आदमी है, इसके माँ बाप क्या करते हैं, इसके घर में क्या होता है, इसके घर में कौन आता जाता है, कोई इसलिए नहीं कर रहा है कि बीजेपी से कनेक्शन है उसका, कि पूरा भेद खुल जाएगा, इसलिए ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये है असलियत। तो ये, लेकिन विपक्ष के सामने चुनौती ये है कि आपके साथ मीडिया नहीं है। आज जो आरा में उतनी अभूतपूर्व सभा हुई और उसका जो नैरेटिव ये है वो देशव्यापी है। वहां से ये घोषणा है कि वोट चोरी की का जो ये यात्रा है वोट चोरी के खिलाफ, वो यात्रा अब देश भर में जाएगी और गुजरात से उसकी शुरुआत हो रही है। तो ये जो नैरेटिव है ये इनके खिलाफ खड़ा हो गया हुआ है और इसका जवाब लेकिन इनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि मीडिया इनके साथ पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। वहां आरा की सभा को कोई लाइव नहीं कवर कर रहा था, एक न्यूज 24 को छोड़ करके। मैं उसी को देख रहा था बैठ करके, उसके अलावा किसी ने नहीं किया। आप लोकल अखबारों को देखिए जिस तरह से इन लोगों ने यात्रा को कवर किया है, सिर्फ जिस इलाके से यात्रा गुजरी वहां छाप दिया। हेमंत भाई आप कह रहे हैं कि उनकी यात्रा को कवर नहीं कर रहा, उधर उल्टा हो गया। लवरी आनंद जी जो है वो एनडीए का सम्मेलन कर रही थी, लवरी आनंद, और जो है रोहतास में, और कुर्सियां खाली थी, वो गुस्से से भर गई और बिना भाषण दिए चली गई। ये मीडिया में चल रहा है। यहाँ भारी भीड़ है और कवर नहीं कर रहा है मीडिया, वहां भीड़ नहीं है और नेताजी भाग रहे हैं, वो मीडिया कवर कर ले रहा है। अब आपको बताया कि देखिए जो स्थिति पैदा हुई है, देखिए इसमें एक मीडिया को ही नहीं कवर ही नहीं करना है, बल्कि मीडिया के एक बड़े हिस्से में जो सोकॉल प्रगतिशील लोग हैं, प्रगतिशील पत्रकारों के बारे में मैं कह रहा हूं, और जिन्होंने अपना जनपक्षीय चेहरा बना रखा है, उन लोगों की बेईमानी देख लीजिए। मैंने 3 लोगों को सुना, अजीत अंजुम के साथ वो डिबेट में थे वो, और वो लोग, मैं उनको मैं नहीं कहता हूं कि वो अपनी ये आंतरिक ये अंतरात्मा से वो बेईमान है, कोरा हार्ट ऑफ को ये हृदय तल से वो बेईमान है, लेकिन मुझे उनका जो लिखा हुआ, उनका जो अब आजकल नैरेटिव जो चला रहे हैं, वो संदेह पैदा करता है कि किस तरह ये लोग दबाव में हैं, जो सोकॉल्ड जो प्रगतिशील लोग हैं वो कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है गांव में, ये बता रहे हैं वो। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि क्या एसआईआर मुद्दा तभी माना जाएगा जब आपको गांव का कोई मजदूर, गांव की कोई बुढ़िया, गांव का कोई साधारण नौजवान मजदूर वो आपको एस्से लिख करके दिखा देगा, एसआईआर पर 5 लाइन भाषण करेगा, तब आप कहिएगा हाँ हाँ ये है, इसको 10 नंबर हमने दिया, इसको एसआईआर समझ में आ गया। अरे मूर्ख, जिसको ये समझ में आता है कि जो कहता है आपको वोट मांगने जाने पर कि अगली बार आना तो दिखा देंगे वोट की ताकत, ये है एहसास वोट का। और नहीं, और जो महिला जो कह रही थी नरेंद्र मोदी आए थे, हमको पता होता तो नहीं आते, वो क्या है? नहीं, ये मूर्खों के स्वर्ग में जीने वाले लोग हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल की तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं चलेगा। अजीत द्विवेदी और ये संतोष सिंह इंडियन एक्सप्रेस वाले ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, ये एसआईआर मुद्दा वो कहाँ नीचे में किसी को समझ में आ रहा है। ये ऐसा है कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये किसी की पहचान, किसी के सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है। ये साधारण मसला नहीं है कि जब आप किसी को वोट से वंचित कर देंगे, किसी का नाम काट करके हटा देंगे इस आधार पर कि उसने कागज नहीं दिया, तो उसको क्या माना जाएगा उसको। तो ये सबसे बड़ी बात है
और ये बेईमानी जो है वो ऊपर तक आ रही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को नहीं दिखाएंगे, सभा को कवर नहीं करेंगे। ये बड़ी चुनौती है। तो ये इसके जरिए मीडिया जो खड़ा है वह मीडिया इनको एक तरह से कवर फायर दे रहा है कि आप इसी तरह का झूठ फैलाते रहिए और ये इसको नैरेटिव बना करके दिखाते रहेंगे। तो विपक्ष के सामने चुनौती है कि आपने जो माहौल बनाया है उस माहौल को चुनाव तक कैसे कंटिन्यू करेंगे, उसको कैसे वोट में तब्दील कराएंगे, ये बड़ी चुनौती है। और ये मुझे लगता है कि वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। तो अखिलेश यादव भी मंच पर हैं और ये भी चर्चा चली कि अखिलेश यादव जब आए गाड़ी पर तो राहुल गांधी नीचे बैठ गए थे, अखिलेश खड़े थे और तेजस्वी खड़े थे, इसकी भी चर्चा हो रही। खैर प्रफुल्ल भाई, ये कमजोर लोग जो है कर्पूरी ठाकुर के जमाने में भी थे। कमजोर लोग जब यूपीए की सरकार थी और चुनाव चल रहा था उसके पहले भी कमजोर लोग देश में भरे पड़े थे। और गांधी को तो रोज गली आते रहते हैं, महात्मा गांधी को, नेहरू को, किसको नहीं गली आते हैं। ये इनको गाली पड़ गई है अगर गलती से। हालांकि गाली मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं खुद भी गाली देता हूँ, लेकिन गाली का समर्थक मैं नहीं हूँ। मैं भी चिढ़ता हूँ तो गाली आने लगता हूँ, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। हालांकि हमारे गांव में तो रिवाज है गाली देने का। और एक और मैं आज देख रहा था, बड़ा अच्छा लिखा, हालांकि वो मैं नहीं मानता हूँ कि, अच्छा अगली बार हम पढ़ देंगे, टाइम लग जाएगा उसको ढूंढने में। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो गाली वाली वाला नैरेटिव चलेगा बिहार में? बिहार में तो गाली आम चीज है, साला तो कोई भी बोल देता है। देखिए, सभी को नमस्कार। हेमंत भाई ने मायावी शब्द का इस्तेमाल किया कि बड़ी मायावी है इनके संदर्भ में। और नागार्जुन की एक कविता का एक अंश है कि मायावी हैं, बड़े घाघ हैं, न समझे इनको मतिमंद, तक्षक ने सिखलाए इनको सर्प नृत्य के क्षण। तो ये मायावी तो है ही। इसी कविता की पंक्ति आगे कि इनके अब तक इनके छिपे हुए थे दांत और नाखून, हिटलर के तंबू में लगा रहे पैबंद, इनको न समझो मतिमंद। तो ये तो इनका स्वभाव शुरू से रहा है और इस पर तो अधिक करने का क्या है। देखिए, गालियों से जिम्मेवार व्यक्तियों ने कहा कि गालियों से कमल और खिलता है। तो जिस बात से कमल और खिलता है उसका इंतजार तो इनको रहता ही होगा। ये तो लगता है कि गालियों के इंतजार, गालियों को पैदा करते हैं और गालियों को का इस्तेमाल राजनीति में करते करते इन्होंने लगभग राजनीति को ही गाली बना दिया। अब यहाँ तक कभी कभी लोग कहने लग रहे हैं, देखिए आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति मत कीजिए। अरे जो राजनेता है, राजनीति में है, राजनीतिक पार्टी बनाया है, उसको भी लोग बोलते हैं कि आप इसमें राजनीति न कीजिए। और वे लोग भी कई बार कहते हैं कि मैं इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूँ। राजनीति करने आए तो राजनीति तो करना होगा। तो गालियों को उन्होंने राजनीतिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया है। देखिए, ये पूरा का पूरा इनकी कोशिश क्या है? इनकी कोशिश है कि राजनीतिक माहौल को बिल्कुल हिंसात्मक बना दिया जाए और इसके इसमें और कई तत्व जुड़ेंगे। अभी बचतशुशाली लोग, समाज के जो बचतशुशाली लोग हैं, उनका इस्तेमाल और किया जाएगा और इसमें संरचना है, उसमें भी हिंसा के तत्व तलाशे जाएंगे और ये तमाम तरह के हिंसात्मक, चाहे जिस कोने से हिंसा है उसका इस्तेमाल ये करेंगे। और देखिए, इसमें एजेंसियों को तो क्या कहा जाए कि उनको सतर्क रहना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका देख ही रहे हैं। भारत का लोकतंत्र बिल्कुल ही दांव पर है और वो बिहार में है। जो लोग बिहार की राजनीति को और बिहार में इस समय जो गंभीर स्थिति बनी हुई है उसको जो लोग समझते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जो अन्य कोई भी संस्था हो, उसे यह समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र का अंतिम क्षण है। कहकर कौन हंसा, मेरा एक लेख था रघुवीर साय की पंक्ति से लेकर के कि अंतिम क्षण है कहकर कौन हंसा, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर कौन हंसा। तो ये हंसने वाले लोग जो हैं सो अभी आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं। इनके लिए ये मुद्दा नहीं है, वोट अधिकार छिन जाना मुद्दा नहीं है।
ये पत्रकार लोग कह रहे हैं। अगर ये मुद्दा नहीं है तो इसका जवाब उनको देना चाहिए कि ये मुद्दा नहीं है तो क्यों नहीं है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार छीन जाना अगर मुद्दा नहीं होता है तो और मुद्दा क्या हो सकता है, क्या होता है, इनको जवाब देना चाहिए। ये इसे सवाल की तरह इनको रखना चाहिए, इसको न कि जवाब की तरह पेश किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा आपके चैनल में और अन्यत्र भी, ये इनकी बाजीगरी है। ये बाजीगरी है कि सवाल को जवाब की तरह और जवाब को सवाल की तरह पेश करके भ्रम पैदा करते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई ग्रे एरिया नहीं है और किसी के चेहरे पर कोई नकाब बाकी नहीं रहेगा। आप जो हम इधर भी हैं उधर भी हैं, आप सबकी बात करते हुए, सबकी प्रसन्नता और सबको संतुष्ट करते हुए आप अगर यह कहेंगे कि हम तटस्थ हैं तो आपको दिनकर की वह पंक्ति याद रखनी चाहिए कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो ये वो समय है, क्योंकि तटस्थता अपने आप में जो है सो वो न्यायपूर्ण नहीं भी हो सकता है। आप अगर शक्तिशाली और कमजोर के बीच में युद्ध हो रहा है और अन्यायी और जो विक्टिम के बीच में युद्ध हो रहा है, जो विक्टिम कर रहा है, जो आक्रमण कर रहा है, उसके बीच में संघर्ष हो रहा है और आप यदि तटस्थ बने हुए हैं तो ये दुनिया की में क्या ये मैच चल रहा है कि आप तटस्थ बने हुए हैं? ये क्या मिली भगत है? और ये अपराध है। और जब दिनकर ने कहा था तो खास संदर्भ में कहा था। अब उस समय में देखिए, गैर भाजपावाद, गैर कांग्रेसवाद का नारा उसमें में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लगाया था और यह एक महत्वपूर्ण नारा था। और आज उसी संदर्भ में गैर भाजपावाद के नारे की जरूरत है। हालांकि अभी इसको कोई कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये गैर भाजपावाद चलेगा। 1975 के पहले इमरजेंसी विरोध की राजनीति के पहले पटल पर आने के पहले गैर भाजपावाद था। भारतीय जनता पार्टी एक अलग, बिल्कुल अलग पार्टी है, एकमात्र पार्टी है बड़ी पार्टियों में जिसका गठन जो है सो आजादी के बाद हुआ है और ठीक चुनाव के पहले हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि चुनावी पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये चुनाव लड़ने के लिए इसका गठन हुआ था और तरह तरह के बयान ये अलग अलग मुंह से दे रहे हैं। देखिए, जहां तक अब बंगाल की बात है तो बंगला अस्मिता को उन्होंने भारी चोट पहुंचाई है और इतनी चोट पहुंचाई है कि अगर ग्लोबलाइजेशन के बाद का यह माहौल है, बर्दाश्त होना बिल्कुल ही मुश्किल है। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय अस्मिता है, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 1 सितंबर से 4 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया है इसी मुद्दे पर। और इसी मुद्दे पर बुलाया गया, वो प्रस्ताव पारित करेंगे और जाहिर है कि उसमें मुद्दा ये उठ सकता है कि जो बंगला अस्मिता को जिस ढंग से विभिन्न राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में, यानी कि केंद्र में जिनका वर्चस्व है और उनके डबल इंजन की सरकारों ने जिस प्रकार बांग्लादेशी भाषा और क्या क्या के नाम पर बंगाली देखते ही उनको बांग्लादेश कह दिया जाता है और उनको घुसपैठिया मान लिया जाता है। हिंदू मुसलमान के साथ साथ कितना अपमानित महसूस करते हैं पश्चिम बंगाल के लोग, जिनको बांग्ला बोलने के कारण घुसपैठियों की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो ये जब उत्पीड़न का सवाल उठेगा कि अस्मिताओं के उत्पीड़न का सवाल अगर उठ रहा है सभी जगहों से और पश्चिम बंगाल से जब यह आवाज उठेगी तो यकीन मानिए ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। ये आवाज इतनी आसानी ढंग से नहीं दबाई जाएगी। बिहार में आप जिस चीज को छेड़ रहे हैं, कितने घुसपैठिए हैं भाई, इतने घुसपैठिए हैं तो निकालते क्यों नहीं है? कैसे आ गए? अब आप जाकर के देखिए, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश जो है सो बिहार में ही आके बस गया है। जहां चुनाव होता है वहां बांग्लादेश आ जाता है। झारखंड में गए तो वहां चुनाव खत्म तो घुसपैठिया का मामला खत्म, चुनाव आते ही घुसपैठिया हो जाते हैं। कोई असम का नाम ले रहा है, कोई इसका। प्रवक्ता लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि असम जाने पर उन्हें लगता था हेमंत बिश्व शर्मा के पहले कि वो बांग्लादेश में आ गए हैं। क्या मुश्किल है इनकी, ये भाषा में किसी चीज की कोई सीमा नहीं रखते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं कि अब उसको क्या कहा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए गाली की राजनीति, इनकी जो गाली की राजनीति है इसको लोग समझ चुके हैं। ये कर्नाटक में भी उन्होंने कहा था, वहां तो 1 किलो से तौल रहे थे, 2.5 किलो न कितना किलो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि गालियों को कैसे तौला जाता है। क्योंकि हम तो उस प्रदेश के हैं जिस प्रदेश मधुबनी के हैं, हम बिहार के हैं, जहां महात्मा बुद्ध ने कहा था कि
कि अगर गाली कोई चीज आपको कोई दे रहा हो और अगर आप न लें तो वह चीज उसी के पास रह जाती है। तो महात्मा बुद्ध के सहारे हम लोग तो यह जानते हैं कि कोई अगर हमको गाली देता है और अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो यह गाली उसी के पास रहेगी, पलट कर उसी के पास जाएगी। हम तो उस जमीन के लोग हैं। लेकिन इन्होंने इनकी पूरी की पूरी विचारधारा ही संविधान के विरोध में है और ये गैर बराबरी के समाज की संरचना उसी की वैधता प्रदान कर रहे हैं। देखिए 30 सेकंड का समय और लूंगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में इस समय में एक वास्तविक झगड़ा है और वो झगड़ा ये है कि जब उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी के आईने में या भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस के आईने में देखने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए और आरएसएस विसंदर्भीकरण, डी कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन का वो शब्द दे रहे हैं। हमारे बिहार के ये प्रवक्ता हैं, वो दे रहे थे आरएसएस के, तो वो दे रहे हैं कि विसंदर्भीकरण इनका हो रहा है क्योंकि उन्होंने उसकी बात मानी नहीं। 75 साल में मोदी जी जाएंगे नहीं तो ये क्यों जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी बाजी पलट दी है और कहा है कि नहीं, मैंने किसी को कहा नहीं है, मैं कुछ मांगता नहीं, 75 से रिटायर होने की कोई बात नहीं है, जब तक स्वयं सेवक चाहेगा तब स्वयं सेवक चाहेंगे तब तक हम लोग रहेंगे। तो एक तो ये स्थिति है। अब इनमें क्या हो गया कि ये भी गैर बराबरी का समाज चाहते हैं, आरएसएस के नेता लोग भी ये क्या चाहते हैं, ये गैर बराबरी चाहते हैं, सांस्कृतिक या जाति या वर्ण आश्रित धर्म व्यवस्था के आधार पर गैर बराबरी का समाज चाहते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं जो गैर बराबरी का समाज, जो राजतंत्र के आधार पर, जो पूंजीवाद या पूंजी के आधार पर जो जिसका जितना है उसकी गैर बराबरी पर समाज को ले जाना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने जिसके लिए कहा था कि हमको दो दुश्मनों से एक साथ टकराना होगा, एक जिसका ब्राह्मणवाद यानी कि गैर बराबरी के समाज बनाने वालों से, और दूसरा ये जो पूंजीवाद, ये दोनों आपस में एक साथ मिलकर के हम पर आक्रमण कर रहे हैं। पूंजीवाद के संदर्भ में तो हमने हार मान ली थी, अब ब्राह्मणवादी वर्चस्व जो है उसके सामने की लड़ाई चल रही है। लेकिन धनंजय सर यह नहीं भूलना चाहिए कि पूंजीवाद का आक्रमण फिर से लौट कर आ रहा है, फिर से डबल हो रहा है। और ये ट्रंप वगैरह जो कर रहे हैं ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है, ये तमाम का वैश्विक स्तर पर हो रहा है, जिसका प्रतिफलन अपने राष्ट्रीय स्तर पर, घरेलू स्तर पर भी होगा। कि पूंजीवाद का हमला गरीबों पर है, मजदूरों पर है और उन तमाम लोगों पर है। ये पूरी दुनिया में हैव एंड हैव नॉट की लड़ाई की शुरुआत है। अब भारत में इसकी क्या भूमिका है? अमीर लोग थोड़े भूख मरेंगे, अमीर लोगों को थोड़ी कोई परेशानी होगी, परेशानी तो उन्हें होगी जो खट कर खाते हैं। जी भारत भाई, मैं आपके पास आता हूँ। जयंत जी कह रहे हैं किसानों को लेकर के चिंतित हो रहे हैं जयंत, और अखिलेश यादव ने जिस तरह से यहाँ आकर के कहा, एसआईआर के विरोध में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, मतलब अपनी बात रखी, और लोगों ने जिस तरह से सत्कार किया बिहार में, मतलब बिहार में अखिलेश के लिए इतना उत्साह, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? एसआईआर तो उत्तर प्रदेश भी जाएगा। धनंजय जी, आपने जयंत चौधरी का सवाल उठाया, ये मेरे मन में बात थी कि मैं अपनी वार्ता अपने कमेंट में कहूंगा, लेकिन आपने सवाल उठाया, बहुत अच्छा किया। जयंत चौधरी को लेकर यहाँ जो हलचल है पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर से, वो बड़ी दुविधा में है। यहाँ का किसान और उनकी बिरादरी, खास तौर से किसान बिरादरी या कहेंगे उनका जो जाट समाज है, बहुत बुरी तरह असमंजस में है। असमंजस में इसलिए है कि 2013-14 तक जयंत चौधरी ने अपने पिता अजीत सिंह के खिलाफ, मतलब अजीत सिंह को भाजपा के पास जाने के लिए रोका था 2014 में। 2009 में तो चले गए थे भाजपा के साथ, 2014 में रोका था, और 2019 में भी शायद भाजपा के साथ नहीं गए, तो वो जयंत चौधरी की वजह से नहीं गए, वो गए थे। और 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों में भी जयंत चौधरी का रोल बहुत अच्छा रहा, उसने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया, सारे काम किए। लेकिन जैसे अचानक चवन्नी पलट गई, जयंत चौधरी का बयान था कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी पलट जाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत दबाव था कि तुम आ जाओ, भाजपा के साथ आ जाओ। असल में क्या था, जो किसान राजनीति है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वो अब मीडिएटर के हाथ में चली गई है। जो असली किसान नेता हैं उनके हाथ में नहीं रही। वो सब ठेकेदार टाइप के लोग हैं, वो चाह रहे थे जयंत चौधरी भी आ जाए, लेकिन नहीं गए। वो अंततः ठेकेदारों का इतना प्रेशर पड़ा कि जयंत चौधरी भाजपा में विलीन हो, मैं तो कहता हूं विलीन हो। आज जो उनका बयान आया, किसानों को लेकर चिंतित हैं, जो असल के किसान नेता हैं, जो थोड़ा बहुत आंदोलन में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं
कि जयंत चौधरी ना तो धनखड़ का पता ले रहे हैं, ना गन्ने का भुगतान के बारे में बोल रहे हैं, ना महंगाई के बारे में बोल रहे हैं, ना एमएसपी के बारे में बोल रहे हैं, और जो कपास का खोला है उसके बारे में भी नहीं बोल रहे हैं। जो वास्तव में किसानों के बीच में काम करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में चर्चा है, वो चर्चा कर रहे हैं। तो जयंत चौधरी आज कितना सवाल उठा ले, वो उनको लग गया है जयंत चौधरी को, जब तक वो एनडीए में रहेंगे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये उनको महसूस हुआ है, थोड़ा सा बयान उसने वो बचाव में दिया है, लेकिन वो एनडीए में ही विलीन होंगे, क्योंकि उनके जो 2 सांसद हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो लोग हैं, वो सब भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, बल्कि उससे भी तेज भाषा बोल रहे हैं, और इतनी तेज भाषा बोल रहे हैं कि मुझे उनके बयानों से लगता है वो लल्लन सिंह टाइप की भाषा बोल रहे हैं, उनके जो लोकदल के नेता हैं। तो मुझे लगता है कि वो विलीन हो चुके हैं। तो जयंत चौधरी अब बाहर आना चाहेंगे तो वो लोग उनको आने नहीं देंगे, वो ठेकेदारों के चंगुल में हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता है वो लोग बताते हैं। ये तो रहा जयंत चौधरी का सवाल। जयंत चौधरी जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग, शिंदे जैसे लोग, वो सब एनडीए का नाम उनका एनडीए है, लेकिन वो विलीन, मैं उनको विलीन मानता हूँ भाजपा। अब रहा सवाल के गाली गलौज का मसला, बात चल रही थी गाली गलौज, यहाँ भी चर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसको लेकर भयंकर चर्चा। कुछ लोगों का ये कहना है कि गाली गलौज की शुरुआत किसने की थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग बहुत तेज हैं, वो जड़ पकड़ते हैं कि बात चली कहां से। तो लोगों में चर्चा है कि जर्सी गाय किसने कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था, और जंतर मंतर में जो खिलाड़ियों के साथ, जो महिला खिलाड़ियों के साथ जो बर्ताव हुआ था, वो भयंकर लोगों को गुस्से में है कि ये किसने कहा था। तो ये नैरेटिव नीचे तक जा रहा है कि माँ के सम्मान और फलाना सम्मान, वो यहाँ पश्चिम उत्तर में चलने वाला नहीं है, और शायद कहीं भी नहीं चलेगा। और एसआईआर को लेके भी लोगों में चिंता है कि अगर यहाँ एसआईआर आता है और लोगों को वोट करते हैं तो यहाँ भी आंदोलन हो। एसआईआर पूरे देश में मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में लागू होना है, तो मुद्दा भी पूरे देश का ही बनेगा, उसका असर पड़ेगा, देश की राजनीति को पलटेगा। और अभी दूसरा मुद्दा बनेगा आपका जो कपास खुली है, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले कपास, जो इम्पोर्टेड कपास है हमारे देश में आ चुकी होगी, उसका रिजल्ट बिहार के चुनाव पर भी आपको साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि कपास 15-20 रुपए किलो सस्ती पड़ने वाली है, और जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो पूरी कपास को, जो इम्पोर्टेड कपास है, सबको खरीद लेगी और एडवांस में मंगा लेगी। यहाँ तक कि बैंकों से उधार लेके, कर्जा लेके, अपनी ओवरड्राफ्टिंग करके वो कपास को खरीद लेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर तक जितनी खरीद लेंगे, उसके बाद हो सकता है फिर आगे डेट बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। तो कपास भी मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि कपास एक ऐसी चीज है, वो भले ही पश्चिम उत्तर प्रदेश को प्रभावित न करे, लेकिन वो पंजाब को, महाराष्ट्र को, इनको प्रभावित करती है। और पंजाब का किसान जब कोई आवाज उठाता है तो पूरे देश की आवाज बनती है, महाराष्ट्र का किसान कोई आवाज उठाता है पूरे देश की आवाज बनती है। बाकी मध्य प्रदेश के किसान की आवाज थोड़ी धीमी रहती है, लेकिन 2-3 प्रदेश ऐसे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब का प्रदेश और महाराष्ट्र, उनकी आवाज में दम होता है। तो ये चीज मुद्दे बनने वाले हैं। एसआईआर मुद्दा बनेगी, आपका ये टैरिफ वाला मुद्दा बनेगा, और आपका बिहार चुनाव के जब कपास के रेट डाउन होंगे, कपास के किसान आत्महत्या करेगा और कर्जे में दबेगा और कर्जे नहीं रहेंगे, तो उसका चुनाव बिहार पर भी पड़ेगा निश्चित। और बिहार चुनाव अगर ये हार जाते हैं तो पूरे देश पर असर पड़ने वाला। तीसरी बात, अब रहा सवाल के नैरेटिव का, नैरेटिव बनाने में बड़े माहिर है। आज मोदी इस स्थिति में नहीं है, मोदी जी, तो नैरेटिव बना ले, ताली थाली आवाज, एक बार ताली थाली का आह्वान करके देख ले, पता लग जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूँ कोई ताली थाली नहीं बजाएगा। देश को ये पता लग गया है कि दोहरी भाषा बोलते हैं। वो कैसे पता लगा? परसों जब 28 तारीख को मोहन भागवत जी ने दिल्ली के अंदर जो उन्होंने बयान दिए, वो बयान उनके सुनने का भी है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि संघ में कोई अकेला आदमी कुछ नहीं होता, संघ जो आदेश करता है वो सबको, कार्यकर्ताओं को मानना होता है। और खुद उसका उदाहरण दे रहे हैं कि संघ मुझे कहे 80 साल की उम्र में मुझे शाखा लगानी तो मैं शाखा लगाऊंगा, और 35 साल की उम्र में कहे दफ्तर में बैठ के काम करना, दफ्तर में बैठ के काम करूंगा। ये संघ है। और ये भी कह रहे हैं कि सामूहिक निर्णय चलता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला कोई निर्णय ले सकता, संघ जो आदेश करता है मैं वही करता हूं, भले ही मैं उसका प्रमुख हूं। दूसरी तरफ कहते हैं कि मथुरा और काशी के मुद्दे पर संघ के कार्यकर्ता आजाद है, वो कहीं भी जाए, मैं उनको रोकूंगा नहीं, संघ हिस्सा नहीं लेगा। ये ठीक वो घटना हो गई कि बाप कहे कि धनंजय जी
मैं कहूँ धनंजय जी, मैं तो आपको नहीं मारूंगा, मेरी औलाद आपको पिटाई करे तो मैं रोक नहीं सकता। तो उसकी मर्जी है, आपकी पिटाई करे या ना करे, ये उसका निर्णय है। तो ये दोहरी भाषा, कंफ्यूजन की भाषा, ये भाषाएं अब देश की जनता धीरे धीरे समझने लगी। समझ रही और है, जब देश की जनता समझने लगती है कोई चीज, तो इसीलिए आंदोलन में जान पड़ती है। ठीक है। अब बिहार में जान क्यों पड़ रही है कि देश के लोग समझने लगे हैं, बिहार के लोग समझने लगे हैं कि ये लोग दोहरी बात करते हैं, इनके दोहरे मानदंड हैं और दोहरे मानक हैं। ट्रंप के लिए हवन करेंगे, ट्रंप मोदी सरकार करेंगे, ट्रंप के बाद ट्रंप सरकार करेंगे, और फिर ट्रंप का पूरा आईटी सेल लग जाएगा साहब, नहीं हमें तो टैरिफ लग गया, हमारे लिए वरदान हो गया। वो ये नहीं बताता कि आपको भी 20 साल और लगेंगे आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खड़ा करने में। ठीक है भारत भाई, ठीक है, ठीक है जी जी। सुरेंद्र भाई साहब, क्या आपको लगता है कि आरएसएस के जो मुखिया बोलते हैं उनको कोई सुनता है, उनके भक्तों के अलावा? देखिए, आज जब मोहन भागवत जी ने अपना प्रवचन सुनाया कई दिन, उस प्रवचन का मुख्य जो इंट्रो होता, हम लोग तो खबर वाले आदमी है ना, तो इंट्रो पर ध्यान देना चाहिए क्या है। तो उनके प्रवचन का इंट्रो ये था कि मैं 75 साल का हो रहा हूं, न मैं खुद छोड़ूंगा और न मैं किसी को कहूंगा छोड़ने को। जबकि इसके पहले वो कह चुके थे कि जो लोग 75 की उम्र को पहुंच रहे हैं, उनको दूसरों के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। लगभग हुआ भी था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो फिर मैंने जब ये सुना पढ़ा तो हमने कहा यार ये भी मोदी का इतना झूठा आदमी है। तो एक बात समझ में आ गई कि हाँ, आरएसएस के ही प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बात पर मुहर लगा दी। लेकिन इन लोगों की मुहर पर मत जाई, मुहर लगाई आज 13वीं थी, 13वां दिन था आज राहुल गांधी का, और उन्होंने जो चोर था उसकी 13वीं संपन्न की। कुछ कभी कभी 13वीं में ही सब ठीक हो जाता, कभी कभी आगे भी भूत प्रेत चलते रहते हैं, तो उनका भी इलाज करना पड़ता है। पंडित जी के पास जाते हैं कि भैया हमने इनका सब तर्पण अर्पण कर दिया था, लेकिन फिर भी रात को सपने में आ रहे हैं, बहुत सब तड़पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो इसका भी कुछ उपाय बताना। तो मैं एक बात को मैं आज एनालाइज कर रहा था, क्या राहुल गांधी ने कितनी खूबसूरती से अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी को चोर घोषित कर ही दिया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश की पदयात्रा की, मोहब्बत की दुकान लगाई, न्याय यात्रा की, गरीबों के बीच बैठे, पैजामा कुर्ता से टी शर्ट पर आ गए, लेकिन चोर तो साबित कर दिया। देखिए, एक बार राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, उस बार मामला गड़बड़ा गया, सारे भाजपाइयों ने और प्रधानमंत्री से लिख लिया मैं भी चौकीदार। अब की लिख के दिखावे कि मैं भी वोटर चोर। आपके राहुल गांधी ने ऐसा फंसा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़ के अब तुम लिख के दिखाओ कि मैं वोट चोर। नहीं मत पड़ रहे। देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं, उसके हिसाब से सारा आकलन बदलता है, और सरकार खुद प्रूव कर रही कि वो चोरी कर रही, अभी भी कर रही है। आज ही 3 लाख लोगों को नोटिस इधर मिली है चुनाव आयोग की ओर से, बिहार के मतदाताओं को, जिनको ये सिद्ध करना है कि वो इसी देश के नागरिक हैं, तो यानी कि वोट चोरी जारी है। तो खुद साबित भी कर रहे हैं कि यानी हम चोर हैं। ऐसे नहीं, उन्होंने राहुल गांधी का मान बढ़ाया कि हे राहुल गांधी, तो हमको जो चोर कह रहे हो, हम लोगों है वाकई चोर, अभी भी चोरी कर रहे हैं। तो वो काम उस काम में लगे हुए। आरजेडी ने बाकायदा कोर्ट में मूव किया है, सुप्रीम कोर्ट में, कि जो
आधार को नहीं माना जा रहा है और बीएलओ जो है बीएलएस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। उसकी सुनवाई 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सोमवार को होगी। सोमवार को उसको होगी। यानी चोरी का मामला जारी है। तो ये बात तो राहुल गांधी प्रूव कर दी कि चोर है और चोरी अभी भी कर रहा है। अब आते अभी प्रफुल्ल साहब जो है कह रहे थे कि वो मीडिया पर बहुत नाराज है कि ये लोग पता नहीं क्या नैरेटिव बनाते रहते हैं। अरे भाई, दलालों को बोल के अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना? हम लोगों को अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। भाई, जब उन लोगों ने खुद अपने को प्रूव कर दिया कि वो दलाल है, तो हम काहे उनको अच्छा आदमी बनाने पर अपनी एनर्जी बर्बाद करें? भाई, कभी समय होता था जब पत्रकार को पत्रकार समझाया जाता था। आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहां पत्रकार नहीं है, शोमैन हो गए। तो जैसे जादूगर होता है या सर्कस का एक रिंग मास्टर होता है, वो कोई भी शो चलाता रहता है। कभी घोड़े पर दौड़ रहा, बंदर जो है सिगरेट पीता घूम रहा है, तोता जो है वो बाल्टी लिए टहल रहा है। शो होता है, वैसे अपना शो करने में वो लगे हुए हैं। और जैसे इतिहास में नरेंद्र मोदी को याद किया जाए वोट चोर के रूप में, वैसे ही इस देश के मीडिया को भी याद किया जाएगा दलाल मीडिया के रूप में। आप ये आसान मत समझिए। पूरा देश इसको लेकर बहुत क्रोधित है, बहुत नाराज है और लोगों को अब ये बात समझ में आ गई। हम लोग एक बात कहते हैं ना कि साहब वो सरकार करती है, मीडिया कवर फायर देती है। ऐसा नहीं, अब मीडिया करती, सरकार कवर फायर देती है कि तुम करो जो करना हो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि एक ऐसा दौर था इस देश में जहां मीडिया सिर्फ दलाली कर रही थी। अब उसके आगे के जो शब्द है बहुत गंदे हैं, उनका हम क्यों इस्तेमाल करें। अब तीसरी बात पर आ जाते हैं। अब जो मैं कहना चाहता था उसमें आप समझ गए, अब आप मुस्कुरा दिए तो हमारी बात पूरी हो गई। अब आगे चलते गाली। बाकी सब लोगों को भी समझ में आना चाहिए, बोलिए। नहीं, सब समझ में आ गया लोगों को। अब देखिए, गाली की एक समस्या, देखिए अब मैं इसको अलग ढंग से एनालाइज कर रहा हूँ। मोदी जो बिहार को दूसरे ढंग से टैकल करना चाहते हैं और अपने नीतीश कुमार दूसरे ढंग से टैकल कर, नीतीश कुमार समझ रहे हैं वस्तुस्थिति को। तो देखिए, केंद्र सरकार ने कहा कि 3 आतंकवादी आ गए, उनके नाम भी बता दिए, कहाँ के हैं, स्केच भी कहा मिल गया है, और उसके नाम पर एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। बिहार की पुलिस ने उनकी मतलब डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं कोई आतंकवादी नहीं है। आए थे नेपाल से मलेशिया चले गए, क्या करने आए थे? हो सकता है आतंकवादी आया, उन्होंने देखा हो कि राहुल गांधी तो बहुत बढ़िया कर रहा है, उन्होंने फौरन पाकिस्तान में अपने कमांडर कहा होगा, नहीं यार राहुल इज डूइंग वेल, तो उनका अच्छा तुम निकल लो, मलेशिया निकल लो, फिर इंडिया जाने की जरूरत नहीं। भाई तभी तो 2 दिन नहीं लगे, मतलब 2 दिन का 24 घंटे नहीं लगे, उनको निपटा दिया उन्होंने। दूसरा देखिए, गाली वाले प्रकरण पर देखिए, बीजेपी वाले बजिद हैं कि कांग्रेस के लोगों ने मोदी की मां को गाली दी। तमाम भाजपाइयों और कट्टर भक्तों में यह भी प्रचार है कि राहुल गांधी ने गाली दी मां। हर आदमी उतना डिटेल में नहीं जाता है ना, लेकिन वहां की पुलिस ने जो नीतीश कुमार की इंटेलिजेंस देखी हो, जानते हैं ये अगर ज्यादा चलेगा तो ये बूमरैंग करेगा। वहां की पुलिस ने कह दिया कि नहीं, वो आदमी का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, और वो ऐसे टपोरी टाइप का है और AIMM के भी उसमें जाता रहता है। और राहुल गांधी ने खैरात फिर सिक्सर मार दिया जब उन्होंने उन काले कपड़े पहने भाजपाइयों को पकड़ लिया, एक को बुला लिया, उसको टॉफी भी खिला दी, पता नहीं किस ब्रांड की टॉफी थी, इस पर बड़ी चर्चा हो रही थी, हमका कंपट खिला दिया। हम लोग बचपन में उसको कंपट बोलते थे, जिसको वो बोलते हैं, है ना, एक चॉकलेट होती है, एक कंपट, तो कंपट खिला दिया। और वो बेचारा वो तो घर पर पहुंचा होगा तो
उसकी सिट्टी पिट्टी गुम होगी, वो हो सकता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो आप देखे अगली बार वही आगे आगे घूम रहा हो, राहुल गांधी जिंदाबाद करता, वो गाली देना। लेकिन देखिए क्या है, भाजपा अभी भी नैरेटिव चला रही है कि कांग्रेस के लोगों ने गाली दी। उसका दिल्ली में प्रदर्शन किया उन्होंने, उसके लिए उसके लोग कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे, और उसका वीडियो दिन भर आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर। सर दिल्ली में हर बिधूरी ने प्रदर्शन किया है। हाँ गालीबाज का स्टार ऑफ गालीबाज, वो हाँ प्रदर्शन किया। हाँ, अब वो बताइए, अब वो गालीबाब क्या, उसको और घटिया ढंग से भी कह सकते थे, लेकिन अब वो हम लोगों के चैनल की अपनी लक्ष्मण रेखाएं नहीं शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब वो ये करते तो आज क्या बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यार ये तो भाई नरेंद्र मोदी अगर सत्ता के लिए इस लेवल तक जा सकते हैं कि अपनी ही माँ को गाली दे करके सिंपैथी बटोर ले। हालांकि मैं गाली दिए जाने का सख्त विरोध करता हूँ। माँ चाहे उनकी हो, हमारी हो, किसी की भी माँ माने। हमको राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, गाली विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भाई जब गाली दी गई वहां राहुल गांधी नहीं थे, और ये बात सारे लोग माने, पुलिस भी कह रही कि हाँ वो नहीं हुआ ऐसा। नहीं, मीडिया वाले नहीं मान रहे हैं, मीडिया वाले नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मंच पर थे। हाँ देखिए, मीडिया वालों को जो दाना पानी वो केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन अपने नीतीश जी होशियार है इस मामले में। वो उनकी पुलिस ने इस बात का समर्थन नहीं किया, नहीं वो भी उसी में घूमते। उन्हें मालूम है कि नहीं ये बात बूमरैंग करेगी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पुलिस के जरिए ही उसको डिफ्यूज कर दिया। लेकिन अब देखते हैं कि एक दिन तो छुट्टी है अभी, 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से देखें क्या रैली मिलती। लेकिन मेरी वो चिंता अभी भी है कि कितने लाख लोग वोटर नहीं बन पाएंगे। सारे हमने चोर से उसको साबित कर दिया, लेकिन जो हमारा लोटा बर्तन थाली उठा ले गए उसका तो हमें देखना ही पड़ेगा कि वो कैसे मिलेगा हमको। अगर नहीं मिले तो हम कैसे घर में खाना बनाए। ये तो हमको याद आ गया, एक दिन हमारा जो धोबी है वो सुबह सुबह आया और उसने कहा कि भैया वो जरा कुछ बर्तन थाली सब दे, उनका क्या हो गया? कह भैया चोरवा सब उठा लेंगे। तो हमको हम ही मिले थे तुमको, कहने ने बस आप ही दे पाएंगे, बाकी तो यहाँ सब वैसे चोर बस से। और फिर हमको उसको बर्तन थाली कुछ सामान देना पड़ा जिससे घर में खाना न बना सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेमंत भाई, छोटा सा एक जवाब चाहिए आपसे। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि बिहार में आपको क्या लग रहा है, ये जो कह रहे हैं सुरेंद्र भाई साहब की 13वीं के बाद सोमवार को भोज करेंगे, क्या आपको लग रहा है कि वाकई यहाँ सरकार बदलने वाली है? एक, और दूसरा, ये नीतीश कुमार कौन खेल खेल रहे हैं? एक जो है अच्छा बड़ा बढ़िया चला था नैरेटिव की जो है आतंकवादी घुस गए और उनके पुलिस ऑफिसर ने कह दिया कि आतंकवादी आए नहीं। ये कौन सा खेल है? आप ये जो देख रहे हैं कि जो आतंकवादी घुस आए वो क्या था, वो मुझे लगता है कि डराने की योजना थी, वो कि यात्रा को कैसे डाइवर्ट कर दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जो है पंकज दरात, उन्होंने कल कैमरे पर आकर कहा कि नहीं कोई आतंकवादी यहाँ पर नहीं आया था, आतंकवादियों के आने की का इनपुट था, लेकिन वो नेपाल ये पाकिस्तान से नेपाल आया और नेपाल से मलेशिया चले गए। तो ये जो पैनिक क्रिएट किया गया, क्या उस समय जानकारी नहीं थी? मलेशिया वो कल गए हैं, अगर उस दिन तो राहुल गांधी क्या कहा कि 15 तारीख से पहले की घटना है, 15 अगस्त से पहले की घटना है। हाँ, अब बताइए कि वो जो प्रचार किया गया, हम ये कनेक्ट कीजिए आप 10,000 करोड़ 10,000 की योजना, आतंकवादियों के आने की योजना, गाली देने की योजना, ये सब क्या कहता है कि ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं अपने लिए। और इसी का ये पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए कि ये कितना कठिन है विपक्ष के लिए इन चीजों को भेदना। लेकिन मैं मानता हूं कि जनता अगर आपके साथ है, जन दबाव अगर पैदा हो रहा है, जन उभार पैदा हो रहा हुआ है, वही आपको बचाएगा और दूसरा उपाय नहीं। चुनाव आयोग तो नहीं आएगा बचाने के लिए। मैं कहता हूं कि ट्रक में भर करके भी अगर रुपया बांटेंगे ये, तो कोई इनका हाथ पकड़ने के लिए नहीं आएगा, कहे कि हमारे पास सबूत नहीं है।
ठीक है, प्रधानमंत्री ने चुनाव आचार संहिता तोड़ी मंच से लोकसभा चुनाव के दौरान। उनको क्या नोटिस मिला बीजेपी के प्रदेश ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को। देखिए, अब सारी अपेक्षाएं आप नागरिकों से कीजिए, लोगों से कीजिए, बिल्कुल, संवैधानिक मैं समझता हूँ कि नागरिकों के ऊपर भरोसा करने के लिए आप कोई उपाय नहीं है। आप जी, इस बिल्कुल। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता के बीच में ही जाना पड़ेगा बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ खड़े होते हैं, आप सबका भी बहुत-बहुत आभार।